तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। इन टॉपिक्स को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को मैं जो अगर देखूं तो मुझे एक ये बॉम्ब वाला जो है, बॉम्ब का जो है, बम जो है उसका एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो ये कई मासेस मान लीजिए M1, M2 और M3 में डिवाइड हो जाता है और इसका वेलोसिटी V1, V2 एंड V3 रहता है। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है V1, V2 और V3 रहता है। तो यहाँ पर जब वर्ड आता है कंजर्वेशन, यानी इनिशियल और फाइनल जो कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल और फाइनल जो लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा, लीनियर मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा, ये इनिशियल और ये आपका फाइनल, इसका वेक्टर सम जो होगा वो आपका इक्वल होगा। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। इसके लिए आपका इक्वेशन क्या बनता है, आइए देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो रहता है वो मुझे यही समझ में आता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो आपका एक्सप्लोजन ऑफ बम, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, इस तरह के फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स, इस तरह के कई जो एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपको मालूम है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनिशियली जो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो M1 V1 वेलोसिटी, M2 V2 प्लस डैश 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 Mn Vn। मतलब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं या जो भी एटम है, पार्टिकल्स हैं या बॉडी हैं, उसका मास M1 है और इसकी वेलोसिटी V1 है। इसी तरह से M2 है और वेलोसिटी V2 है। इस तरह से आपने n मासेस को और उनकी वेलोसिटी को ले लिया, तो इनिशियली जो इनका वेक्टर सम होगा, यानी ये आपका इनिशियल सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हो जाएगा, और फाइनल मास तो चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी हालांकि उसकी चेंज हो जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u1 से लिया, करेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u1, u2 और un से लिया, और फाइनल वेलोसिटी को मैंने v1, v2, vn से लिया। तो ये आपका जो रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आ जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ही है, जो बम है उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ बम, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, करेक्ट है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इनिशियली जो टोटल कंजर्वेशन होगा और फाइनल जो है टोटल कंजर्वेशन होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम होगा, इनिशियली जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा उसका सम कर लेना है, फाइनल जो होगा आपका लीनियर मोमेंटम उसका सम कर लेना है, तो ये आपका इक्वल आता है, करेक्ट है। अब हम लोग एक रॉकेट वाले एग्जाम्पल को भी समझना स्टार्ट करते हैं। एक रॉकेट के एग्जाम्पल में भी काफ़ी अच्छा लॉजिक रहता है और उससे न्यूमेरिकल भी क्रिएट होते हैं। ये आपका रॉकेट हो गया और इसमें
इसकी डायरेक्शन इधर हो गया। तो गैसेस जो रिलीज हो रही हैं रॉकेट में वो एक एक्शन हो गया। गैसेस जो रिलीज हो रही हैं वो आपका एक एक्शन हो गया। करेक्ट है। तो बहुत स्पीड से जब गैसेस रिलीज होंगी तो रॉकेट को एक वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये अगर एक्शन हो रहा है तो इसका इधर रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। करेक्ट है। ये अगर एक्शन हो रहा है तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन हो जाएगा। करेक्ट है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो मास है, जब गैसेस रिलीज होंगी तो मास क्या होगा, रॉकेट का मास डिक्रीज होगा। ये देखिए गैसेस यहाँ से रिलीज हो रही हैं तो रॉकेट का मास डिक्रीज होगा समय के साथ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मास है रॉकेट का उसका समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अगर रेट देखें तो dm/dt होगा। गैसेस रिलीज हो रही हैं u वेलोसिटी से, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स F जनरेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? मासेस जो है समय के साथ रॉकेट का मास जो है समय के साथ रॉकेट का डिक्रीज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं रेट ऑफ मास की बात हो रही है। रेट ऑफ मास हो गया। और यहाँ पर u वेलोसिटी से अगर गैसेस रिलीज हो रही हैं, u वेलोसिटी से अगर गैसेस रिलीज हो रही हैं तो यहाँ पर आपका रॉकेट पर एक फोर्स जनरेट होगा जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? ये माइनस क्यों आया है कि रॉकेट में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, रॉकेट में जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है। वेलोसिटी वेलोसिटी जो है और फोर्स इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर मास आ रहा है, माइनस आ रहा है। और मास जो है टाइम के, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो मास जो है वो समय के साथ देखिए कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ मास भी आ रहा है। तो ये आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसमें अगर आप देखें इसको ध्यान से कि ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है, आपका मास है। तो F इक्वल टू एम ए तो ही हमने पढ़ा है। तो ये हो ना हो जो इक्वेशन है वो F इक्वल टू एम ए को ही फॉलो कर रही है। ये जो इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए से ही जनरेट हो रही है। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन बन रहा है और ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F इक्वल टू एम ए है ये इक्वेशन जो है F इक्वल टू एम ए है। और इसको हम लोगों ने रॉकेट के लिए यूज़ किया है। तो रॉकेट के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, डाउनवर्ड एक्शन पर आपका गैसेस रिलीज हो रही हैं u वेलोसिटी से, तो ये एक तरह से यहाँ पर एक्शन जनरेट हो रहा है, उसका रिएक्शन फोर्स जो है जस्ट अपोजिट जाएगा। तो इसलिए फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस लॉजिक को पढ़ने के बाद अब हम लोग इम्पल्सिव फोर्स यानी इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स, तो सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था, सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था। तो वो क्या था, F इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही तो आपने पढ़ा था। करेक्ट है। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे आप तो ग्राफ क्या आएगा, ये टाइम रहता था और यहाँ पर फोर्स रहता था। करेक्ट है। ये टाइम रहता था, ये फोर्स रहता था। तो फोर्स और टाइम के बीच में आपका जो एरिया होगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम
को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। करेक्ट है, वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ये जो भी एरिया आपका आ रहा है T1 T2 टाइम इंटरवल में। करेक्ट है। तो अच्छा एक चीज़ ये भी है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। तो एक चीज़ ये भी है कि मैं आपको इम्पल्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ बैट और बॉल का। बॉलर उधर से आ रहा है, उसने बॉल फेंका और मैंने बैट से उसको हिट किया। तो बॉल और बैट कम समय के लिए, बॉल और बैट काफ़ी कम समय के लिए एक दूसरे के सॉरी कांटेक्ट में आएंगे। भाई उधर से बॉल आया, उधर से बॉल आ रहा है और मैंने इधर से बैट से बॉल को हिट किया। तो बॉल और बैट काफ़ी कम समय के लिए कांटेक्ट में आएंगे। तो अगर फोर्स देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वैरी कर रहा है। स्टार्टिंग में जब वो कांटेक्ट में आया, बहुत माइनर समय में हुआ कांटेक्ट में, तो उसमें शुरुआत में कम फोर्स था, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा, बॉल दूर गई, फोर्स कम हुआ। तो ये जो ग्राफ देखेंगे तो ये आपका फोर्स और टाइम में। तो अब हम लोग जब बात करते हैं, मान लीजिए कुछ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो हाइट आ रही है F1 और ये जो हाइट आ रही है T2 पर F2, T1 टाइम पर जो हाइट मिल रही है, हाइट मीन्स यहां पर फोर्स है, और T2 टाइम पर जो हाइट मिल रही है, जो फोर्स, तो हो ना हो F1 और F2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी कम टाइम के लिए, जब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो इस समय पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। कांस्टेंट मतलब भाई फोर्स चेंज ही नहीं हो रहा है, F1 और F2 एक्चुअल में इक्वल है, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया ना। तो फोर्स जब कांस्टेंट हो जा रहा है, फोर्स जब कांस्टेंट हो जा रहा है, तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब आपको फोर्स कांस्टेंट हो जाने पर बात ध्यान देने वाली है, फोर्स हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो फोर्स जब कांस्टेंट हो जा रहा है, तो इसमें अब आपको इंटीग्रेशन इक्वेशन क्रिएट करना है। फोर्स अगर कांस्टेंट हो जा रहा है तो इंटीग्रेशन इक्वेशन हम लोग को देखना है कैसे क्रिएट होती है। भाई अगर यहाँ से आप देखेंगे dp इक्वल टू एफ डी टी, और हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया एफ डी टी टाइम T1 से T2, लीनियर मोमेंटम P1 से P2, और फोर्स आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा P1 P2 इक्वल टू F कांस्टेंट है। देखिए आपको मैंने बताया यहाँ पर F कांस्टेंट आ जा रहा है, तो F बाहर आ गया। ठीक है, dt करेक्ट है, करेक्ट है भाई ये बात। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, क्या आ जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, F कांस्टेंट है, T2 माइनस T1 आ जाएगा। करेक्ट है भाई, इसमें dt का t आ जाएगा ना, dt का t आ जाएगा, वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी।
तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही एक्चुअल में आपका इम्पल्स है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही एक्चुअल में आपका इम्पल्स है। करेक्ट है। तो यहां पर जो तो फोर्स तो यहां पर बहुत ज़्यादा लग रहा है, वैरी कर रहा है। फोर्स यहाँ पर आप देखिए वैरी कर रहा है, लेकिन स्मॉल टाइम इंटरवल पर फोर्स कांस्टेंट हो जा रहा है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल पर फोर्स कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा डेल्टा पी इक्वल टू एफ डेल्टा टी आपका आ गया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है, तो यहाँ पर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पर जो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ा है। करेक्ट है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें तो मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो लगता है, इसमें मुझे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है वो कौन सा है? साइकिल का। आपने ये साइकिल, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक सबसे फेमस और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारा साइकिल का एग्जाम्पल है। हम रोड पर साइकिल से जा रहे हैं और अब हम साइकिल को मोड़ना चाहते हैं। करेक्ट है। हम साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल को कर्व पाथ पर या सर्कुलर पाथ पर अब हम मोड़ना चाहते हैं। तो साइकिल में डाउनवर्ड डायरेक्शन पर तो mg होगा, और सरफेस यानी रोड यानी टायर, भाई रोड टायर है, ये रोड है और ये टायर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। और जो साइकिल है वो आपका वर्टिकल से आपका थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। करेक्ट है। साइकिल जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। करेक्ट। तो हम लोग आर को, रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, और दो पैरेलल लाइन को अगर एक क्रॉस लाइन कट करती है, करेक्ट है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। करेक्ट है। करस्पॉन्डिंग एंगल से आपका ये अगर थीटा है तो आपका ये भी थीटा आ जाएगा। तो एंगल के साथ में आपका आर कॉस थीटा, एंगल के बिना साथ में आर साइन थीटा। सही है। ये आपका साइकिल था। तो अगर देखा जाए साइकिल जो है वो अपवर्ड, मतलब आप जा रहे हैं तो साइकिल हवा में अपवर्ड और डाउनवर्ड, रोड के अंदर तो जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब हो ना हो आपका आर कॉस थीटा जो है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका एम जी और आर कॉस थीटा इक्वल हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, जब कभी भी आप सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं तो बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m है और रेडियस आपका r है। तो बॉडी पर एक फोर्स अप्लाइड होता है टूवर्ड सेंटर, सेंटर की साइड में एक फोर्स अप्लाइड होता है F इक्वल टू mv²/r। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट है।
जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंटर की साइड पर एक फोर्स लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ पर आर रेडियस है, एम बॉडी का मास है और वी यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी। तो हो ना हो ये जो है आपका, भाई आप साइकिल से जा रहे हैं, डाउनवर्ड एक्शन पर आपका mg कंपोनेंट mg आ रहा है और अपवर्ड एक्शन पर r का कंपोनेंट r cos थीटा आ रहा है, दोनों को आपने इक्वल कर दिया। तो जो ये आपका कंपोनेंट है वो हो ना हो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इसका मतलब जो r साइन थीटा है वो कहीं ना कहीं मैं उसको एम वी स्क्वायर बाई आर बोलना चाहूँगा, और आपने इसको डिवाइड करा दिया। आपने क्या करा, इसको डिवाइड करा दिया, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और एम से एम भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। करेक्ट है भाई? अगर ये नीचे आपको ना दिख रहा हो सकता है, चांस की बात है, तो मैं यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट करके साइन अपॉन कॉस को 10 लिखना चाहता हूँ, और ये आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। तो ये आपका सर्कुलर मोशन का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। चलिए एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हम लोग और भी देख लेते हैं। बॉडी जो है, आपने एक थ्रेड लिया और इस थ्रेड में स्टोन को टाइट यानी बांध दिया आपने, और आप उसको अब वर्टिकल में मूव कराना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोन यानी कि मास m आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। करेक्ट है? जो सर्कुलर पाथ में आपका मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मास होगा तो डाउनवर्ड एक्शन पर mg हो जाएगा, डाउनवर्ड एक्शन पर mg हो जाएगा, और थ्रेड में टेंशन जनरेट हो जाएगा, कितना t एंगल थीटा आ जाएगा। करेक्ट है ना? mg को इसको पीछे बढ़ा देते हैं, अगर ये आपका थीटा है तो हो ना हो ये भी थीटा होगा, और mg को दो कंपोनेंट एंगल के साथ में mg cos थीटा, एंगल के बिना साथ में mg साइन थीटा क्रिएट कर लेते हैं। करेक्ट है? mg cos थीटा और mg साइन थीटा दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर ये बॉडी से पूछा जाए, भाई आप सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो बॉडी से जो दो एरो निकल रहे हैं, एक तो पहला एरो कौन सा निकल रहा है आपका, एक तो ये आपका एरो जा रहा है। करेक्ट है ना? आपका एक एरो ये जा रहा है और दूसरा एरो जो जा रहा है वो आपका इधर जा रहा है। तो बॉडी के ऊपर देखा जाए तो दो फोर्स लग रहे हैं। करेक्ट है? बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में इसमें? करेक्ट है ना? तो यहाँ पर सेंटर की साइड में जो रिजल्टेंट फोर्स माना जाएगा वो T माइनस एम जी कॉस थीटा माना जाएगा, कि भाई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हो ना हो सेंटर की साइड में फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगेगा तो वो कितना होगा, T माइनस एम जी कॉस थीटा होगा। और लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। करेक्ट है? तो ये आपका इक्वेशन इस केस में बन जाएगा, अगर कोई स्टोन या बॉडी जिसका कि मास m है और वो एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वर्टिकल
सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन पर डाउनवर्ड एक्शन पर mg लगेगा। mg के दो कंपोनेंट, एंगल के साथ में mg cos थीटा और बिना साथ में mg sin थीटा आएंगे। बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स T माइनस mg cos थीटा होगा, और ये आपका जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें और भी आगे देखने हैं। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जो है इन वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग एक एग्जांपल कार का भी लेते हैं, जिसमें हम लोग बेंड कर रहे हैं कर्व पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर। तो मुझे तो लग रहा है ये डाउनवर्ड एक्शन पर mg जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर r1 जाएगा, और इधर दूसरे टायर में भी मान लीजिए r2 जा रहा है, इस तरह से। करेक्ट है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg है, करेक्ट है, और अपवर्ड डायरेक्शन पर हमारा जो है रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, क्या फ्रिक्शन भी आ जाएगा? तो एक इक्वेशन चाहो तो बना सकते हो यहाँ पर, r1 प्लस r2 इक्वल टू mg। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फ्रिक्शन का हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं, मान लीजिए F1 और F2 फ्रिक्शन लग रहा है। तो नॉर्मली हम लोगों ने फ्रिक्शन क्या पढ़ा है? F इक्वल टू म्यू आर या Fs इक्वल टू म्यू एस आर, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। करेक्ट? तो यहाँ पर जो F1 है वो आपका म्यू एस R1 हो जाएगा, और जो F2 है वो आपका म्यू एस R2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सही है। तो आपका यहाँ से अगर देखा जाए, इक्वेशन क्या आ जाएगी? जो आपका फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो आपका म्यू एस R1 प्लस R2 हो जाएगा। करेक्ट है भाई? टोटल फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2, ये आपका आ रहा है म्यू एस R1 प्लस R2 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू एस R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। तो ये आपका फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है। कोई प्रॉब्लम समझने में? अब लेकिन अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हो ना हो सेंटर के साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv² बाई r जो है वो अप्लाई होगा। mv² बाई r जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है कि mv² बाई r इसको ज़्यादा होना चाहिए कि फ्रिक्शन को ज़्यादा होना चाहिए? भाई आप देखिए, तो म्यू एस जो mg है, म्यू एस mg जो है वो आपका म्यू एस या म्यू mg जो है फ्रिक्शन है, म्यू mg जो है वो आपका mv² बाई r के अगर इक्वल है तब तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल अगर हो जा रहा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा,
अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²r की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तब क्या करते हैं हम लोग? अगर mv²r की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा अगर आपका mv²r फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो सर्कुलर पाथ आप मूव ही नहीं कर पाएंगे। जो बॉडी है यानी कार है वो सेंटर की साइड में आ जाएगी, यानी कि वो पलट जाएगी। वो क्यों होगी? mv²r जो है ये ज़्यादा कब हो जाएगा? जब अगर आप r की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो mv²r, r अगर डिक्रीज हो रहा है तो mv²r इंक्रीज होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लग जाएगा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो कार सेंटर की साइड में जाएगी और कार पलट जाएगी। सही है। तो mv²r को हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा ना हो, और इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? आपका फ्रिक्शन यानी म्यू आर। करेक्ट है, म्यू आर। म्यू आर बोलिए, या फिर आर की वैल्यू जो आई है वो mg आई है, तो म्यू mg। करेक्ट है। तो यहाँ तो m पॉजिटिव वैल्यू है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v² जो है वो आपका कितना बन जाएगा? v² जो है ये म्यू rg लेस देन इक्वल टू v²। करेक्ट है। यानी v² की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? म्यू rg। तो v मैक्स की वैल्यू जो है म्यू rg कर देते हैं भाई। v² की वैल्यू इससे कम रहेगी, तो v² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू म्यू rg होगी। तो ये आपका रूट लग जाएगा म्यू rg पर। करेक्ट है। अगर आपको यहाँ ये बात ना समझ में आ रही हो तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी लिख देता हूँ, अगर ये आपका नीचे क्लियर ना आ रहा हो। यहाँ से अगर आप देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू rg अंडर रूट। करेक्ट है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर से मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। ये कार है, सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है, कार सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है, तो डाउनवर्ड एक्शन पर mg होगा। रिएक्शन फोर्स जाएंगे जस्ट अपोजिट r1 और r2। टोटल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2, यानी वो r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब r1 प्लस r2 जो है वो mg के इक्वल हो गया, और इसको कंबाइंड को मैंने r अगर सपोज कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, टायर 1 पे F1, टायर 2 पर F2 फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। यही फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यही जो फ्रिक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप R की वैल्यू को कम कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप तो जल्दी चाहेंगे कि जल्दी कार टर्न हो जाए, तो आप R की वैल्यू को कम कर देंगे। R की वैल्यू को कम कर दिया तो आपका mv²/r की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। डिनोमिनेटर में जा रहा है, R की वैल्यू कम हुई नहीं कि ये पूरा जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कार सेंटर के साइड में जाने की कोशिश करेगी, कार पलट जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप mv²r की वैल्यू कम रखें। किससे कम रखें? फ्रिक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है उससे कम रख दें। तो उससे कम रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वो अंडर रूट म्यू rg आ जाएगी। सॉरी।